Good morning everyone. Welcome to BA B.Ed integrated course. Your subject is history and today topic is the rise of Magध empire का आज दूसरा भाग हम लोग पढ़ेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ उस उत्कर्ष में किन किन परिस्थितियों ने सहयोग दिया। उस राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे, किस वंश ने सबसे पहले उस पर राज्य किया, तो वह था हर्यक वंश। उसके बाद आते हैं शिशुनाग वंश, उसके बाद है नंद वंश और उसके बाद आता है मौर्य वंश। तो हम कल हर्यक वंश के बारे में पढ़े थे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। उसके बाद हम आते हैं अजातशत्रु पे। हर्यक वंश जो था वह नाग वंश की एक उप शाखा थी। हर्यक वंश जो था वह नाग वंश की एक उप शाखा थी और उसके संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार के अंतिम वर्ष में जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि बिंबिसार के अंतिम वर्ष में, जब शासन के अंतिम वर्ष में उसके पुत्रों ने उसे कैद करके जेल खाने में डाल दिया और वहीं यातना देकर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन आप इसमें देखते हैं कि अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है, इस वंश को पितृहंता कहा जाता है। उसके पीछे रीजन यही है कि यह वंश जो है अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठते हैं। जब 492 ईस्वी में अपने की पिता की हत्या करके जब वह शासक बना तो सबसे पहले उसने वैशाली तथा कौशल को जीता। वैशाली और कौशल जो थे उसके सहयोगी राज्य थे, मैत्रीपूर्ण संबंध थे उसको, तो उस पर उसने युद्ध क्यों किया, इसको थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं कि काशी की जो राजकुमारी थी महाकौशला देवी, वह उसकी सौतेली माता थी और चेटक की पुत्री चेलना भी उसकी सौतेली माता जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। और वहाँ दोनों जगह, क्योंकि अजातशत्रु जो था यह एक आक्रमणकारी राजा था, वह राज्य को आक्रमण करके जीतने में विश्वास करता था। तो जब उसने बिंबिसार की हत्या कर दी तो महाकौशला देवी जो है वह बहुत दुखी रहने लगी और उनकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद राजा प्रसेनजीत जो थे कौशल के राजा, वो बहुत दुखी हुआ, उन्होंने आक्रमण कर दिया। लेकिन क्या है, यहाँ पहली बार तो प्रसेनजीत जो है हार जाते हैं, फिर वह दूसरी बार आक्रमण करते हैं और यहाँ अजातशत्रु हारता है। फिर दोनों के बीच समझौता होता है और इस समझौते में प्रसेनजीत जो है अपनी पुत्री वाजिरा की शादी अजातशत्रु से कर देते हैं और फिर मगध और कौशल जो है मित्र बन जाता है। उसके बाद हम आते हैं कि वैशाली पर आक्रमण करने के क्या कारण थे। तो वैशाली पर आक्रमण करने के जो प्रथम कारण था वह है कि सुमंगल वासनी से हमें पता चलता है कि गंगा नदी के किनारे एक रत्नों का खान था जिस पर मगध और वज्जियों के बीच एक समझौता हुआ था कि इस रत्नों के खान पर हम दोनों का बराबर हक होगा। लेकिन वज्जी जो है इस समझौते को तोड़ देते हैं और उस खान पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, जिससे मगध के राजा अजातशत्रु जो है वह बहुत क्रोधित होते हैं और वह वैशाली पर आक्रमण कर देते हैं। दूसरा कारण है, जैन ग्रंथ के अनुसार यह जानकारी मिलती है कि चेलना से उत्पन्न दो पुत्र थे, हल और बेहल। हल और बेहल को राजा बिंबिसार ने हाथी से नाग और रत्नों का हार दिया था, जो बिंबिसार की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने अपने सौतेले भाइयों से उसकी मांग की। तो सौतेले भाई उसके जो थे हल और बेहल अपने नाना चेटक के पास चले जाते हैं और वो उसका, तो चेटक जो है वो कहते हैं कि भाई अपने सौतेले भाइयों का जो सामान है आप उसे लौटा दो, लेकिन अजातशत्रु इसके लिए तैयार नहीं होते हैं और दोनों के बीच युद्ध होता है। लेकिन इन दोनों में सबसे प्रमुख कारण जो है वह रत्नों का खान ही है। आप देखेंगे कि इस वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु जो है दो नए अस्त्रों का प्रयोग करते हैं जो रथमुसल तथा महाशिलाकांटक कहा जाता है। रथमुसल तथा महाशिलाकांटक। तो रथमुसल आधुनिक टंक जैसे था जिससे बहुत सारे लोग की मृत्यु होती थी और महाशिलाकांटक भारी पत्थरों से वार करने वाला था जिसे
शिला प्रक्षेपास्त्र अस्त्र कहा जाता था। इसके बाद आप देखेंगे कि अजातशत्रु के शासन के 8वें वर्ष में बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। महापरिनिर्वाण की प्राप्ति के बाद अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगति बुलाई जाती है। प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन 483 BC में होता है। उसके बाद हम आते हैं अजातशत्रु के पुत्र उदयन या उदयन पर, जिसे कहीं कहीं उदयन या कहीं कहीं उदयभद्र भी कहा जाता है, जिसका 460 BC से 444 BC तक शासन का काल है। आप देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में इसे पितृहंता कहा जाता है, लेकिन जैन ग्रंथ जो है इसे पितृहंता नहीं मानते हैं। जैन ग्रंथ के अनुसार यह पितृभक्त था और अपने पिता की मृत्यु के बाद यह बहुत दुखी था। कुलीनों ने इसे राजा घोषित किया। और एक प्रमुख यह भी है कि राजधानी पाटलिपुत्रा को बसाने वाला जो शासक था वह उदयन ही था। इसने सोन गंगा और गंडक के संगम पे पाटलिपुत्रा को बसाया था और पाटलिपुत्रा शहर को बसाने के बाद उसे अपना राजधानी बनाया। उसके बाद हम आते हैं शिशुनाग वंश पे। शिशुनाग वंश पे जो 412 BC से लेकर 344 BC तक इनका शासनकाल है। तो शिशुनाग वंश जो है वह भी नाग वंश की एक उप शाखा है और इसके संस्थापक जो थे शिशुनाग थे, जिनका शासनकाल 412 से 394 BC यानी 18 वर्ष तक शिशुनाग ने मगध पर शासन किया। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली में ट्रांसफर कर ली। और इनके समय का एक सबसे महत्वपूर्ण घटना मगध और अवंती जो मैत्रीपूर्ण संबंध था इन लोगों के बीच में, जो आप देखते हैं कि मगध का जो राजवैद्य था जीवक, जिसे अवंती के राजा चंड प्रदोत को जब पीलिया रोग हो जाता है तो बिंबिसार भेजते हैं और इन दोनों राज्यों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध था। लेकिन शिशुनाग जो है वह अवंती पर आक्रमण करके अवंती को मगध में मिला लेता है। यह इसके शासनकाल की एक प्रमुख घटना है। उसके बाद हम आते हैं कालाशोक काकवर्ण। कालाशोक जो था शिशुनाग का पुत्र था, इसे काकवर्ण भी कहा जाता है। इसने अपनी राजधानी पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र में स्थापित की। कालाशोक के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना द्वितीय बौद्ध संगति है, जो 100 वर्ष बाद बुलाई जाती है। इस द्वितीय बौद्ध संगति में देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो है 2 संप्रदायों में बढ़ जाता है। कहीं कहीं इसे स्थाविर या थेरवादी भी कहा जाता है, थेरवादी और महासांघिक। थेरवादी जो थे वह पुराने विचारधारा के लोग थे और महासांघिक जो थे जो नए विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। थेरवादी ही बाद में आप देखेंगे कि चौथी महासभा जो होती है संगति, उसमें हीनयान और महायान में विभक्त हो जाते हैं। और बाण भट्ट के हर्ष चरित्र से हमें पता चलता है कि काकवर्ण अपनी राजधानी में जब घूम रहा था उसी समय इसे छुरा घोंप करके किसी ने हत्या कर दी। और यह हत्या जो है यह राजहंता दूसरा कोई और नहीं अपितु नंद वंश का पहला शासक महापद्म नंद था। आपको मैंने पहले पितृहंता बताया और अभी बताया राजहंता। पितृहंता का मतलब आप समझ चुके हैं कि जो पिता की हत्या कर दे उसे पितृहंता कहा जाता है, और राजहंता जो राजा की हत्या करके राजा बनता है उसे राजहंता कहा जाता है। महाबोधि के अनुसार कालाशोक को 10 पुत्र थे जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक शासन किया, जिसमें नंदीवर्धन जो था वह सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम शासक था नागवंश का। इसके बाद हम आते हैं नंदवंश पे। नंदवंश जो 344 से 324 या 23 BC तक इसका शासन काल रहा है। नंदवंश के जो संस्थापक थे वह महापद्म नंद थे जिन्होंने कालाशोक की हत्या की थी। और नंदवंश जो भी शासक प्राचीन काल में जो भी शासक थे एक तरह की उपाधि धारण किया करते थे, जिसमें एक राट की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक जो था वह महापद्म नंद था।
जैन ग्रंथों में महापद्म नंद को बहुत सारे ग्रंथों में या बहुत सारे अलग अलग नामों से बुलाया गया है, जिसमें आप जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार इसे नापित पिता और वेश्या माता का पुत्र कहा गया है। पुराणों में इसे महापद्म के नाम से बुलाया जाता है। महाबोधि के अनुसार इसका नाम उग्रसेन था। भारतीय प्लस विदेशी साक्ष्य जो है नंदों को शूद्र तथा निम्न जाति का मानते हैं। पुराणों के अनुसार शेषनाग वंश के अंतिम राजा महानंदी की शूद्रा पत्नी से उत्पन्न था महापद्म नंद। विष्णु पुराण में महापद्म नंद को परशुराम का अवतार बताया गया। वह एक क्रूर शासक था, वह क्षत्रियों का विरोधी था, इसीलिए उसे परशुराम की उपाधि दी गई है कि वह परशुराम का दूसरा अवतार था। इसने कलिंग जीत कर इसने फर्स्ट ऑफ ऑल कलिंग पर आक्रमण किया, जो यह वर्तमान अभी उड़ीसा का राज्य है, और उसने वहाँ से जैन गुरुओं की एक मूर्ति थी जिनसेंग की, जो कलिंग जीतने के बाद वह मूर्ति जो है वह मगध ले आया था। आप यह चीज़ समझे कि महापद्म नंद जो था वह जैन धर्म मतावलंबी था, वह जैन धर्म को मानता था और उसने जिनसेन की मूर्ति को उठाकर मगध ले आया और कलिंग को जीतने के बाद उसने वहाँ पर एक नहर बनवाया था, जिसकी जानकारी हमें कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। खारवेल जो था वह कलिंग का शासक था, उसने एक हाथी गुफा का निर्माण करवाया था, जिसमें उसने यह लिखवाया खुदवाया हुआ है कि महापद्म नंद जो है वह कलिंग को जीतने के बाद वहाँ एक नहर का निर्माण करवाया था। और यह महापद्म नंद जो था उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। अंतिम शासक, इसका जो अंतिम शासक था यानी महापद्म नंद का जो अंतिम शासक था नंद वंश का, वह था घनानंद। घनानंद के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को हम देखेंगे कि घनानंद के समय में ही सिकंदर का आक्रमण होता है। वह सिकंदर का समकालीन था और चाणक्य जो थे वह घनानंद के दरबार में रहते थे। घनानंद ने एक बार चाणक्य का अपमान किया और उस अपमान को चाणक्य जो है बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपनी शिखा को खुला छोड़ दिया और कहा, जब तक मैं इस नंद वंश का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं अपनी शिखा को बांधूंगा नहीं। और वह चंद्रगुप्त को साथ लेकर उस नंद वंश पे आक्रमण करता है और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। लेकिन मौर्य साम्राज्य को पढ़ने से पहले भी हम देखेंगे कि हमारे भारत में मौर्य वंश से पहले किन विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। तो हम देखते हैं कि दो विदेशी आक्रमणकारी हैं, ईरानी और यूनानी। ईरानी और यूनानी दो आक्रमणकारी हैं जो मौर्य वंश से पहले भारत पर आक्रमण करते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि ईरानी आक्रमणकारी कौन है तो डेरियस प्रथम है। डेरियस प्रथम एक ऐसा शासक था जो भारत पर आक्रमण करने में सफल रहा और भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत, आप देखेंगे कि भारत का जो ऊपरी हिस्सा है वह हिमालय से घिरा हुआ है और नीचे का हिस्सा जो है वह जलीय है। तो उसका पश्चिमोत्तर प्रांत जो है, गांधार और कंबोज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, वही एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ से आक्रमणकारी विदेशी जो है आक्रमण करते थे। तो और उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनानी यानी सिकंदर के विषय में, सिकंदर जब आक्रमण करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।